हाँ, कहाँ तक हम लोग किए हैं? ठीक है, देखिए अब मैं यूनिट में छोड़ रहा हूँ, डायमेंशन शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी छोटी छोटी चीजें हैं मैंने आपको बोला उससे पढ़ लेने के लिए। क्या बोलते हैं, पढ़े या नहीं पढ़े आप लोग? सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा, सीजीएस, एसआई, एमकेएस ऐसा बोल के, है ना? जैसे क्वेश्चन आएगा क्या अपनी क्लासरूम डिस्कशन में? क्वेश्चन होगा कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का हर सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम होता है? आंसर है टाइम का। सब में सेकेंड ही रहता है उसको सर। हाँ, टाइम सेकेंड ही रहता है। इस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम लोग सीधा डायमेंशन शुरू कर सकते हैं। यूनिट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें क्या है आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। जैसे अपनी बुक में देखोगे एक टॉपिक दिखेगा आपको, मतलब बुकलेट में, सम प्रैक्टिकल यूनिट करके, है ना? प्रैक्टिकल यूनिट मतलब पार्सक या लाइट ईयर ऐसा बोल के। तो आप लोग देखे ना, वो सब भी याद करना है। याद करना मीन्स एक बार देख लीजिएगा। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, मैंने आपको बोला था पेज 3 और 4 अच्छे से पढ़ने के लिए, और क्लासरूम डिस्कशन क्वेश्चन जो था फर्स्ट वाला उसे सॉल्व मतलब कर लेना, थियोरेटिकल ही है ये सब। देखे प्रैक्टिकल यूनिट वगैरह, हेलो, प्रैक्टिकल यूनिट देखे, समझ में आया ना? ये सब समझना क्या है, ये सब याद ही रखना है। माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶, अंगस्ट्रॉन मतलब -10। बातें समझ पा रहे हैं? समझाने जैसा कुछ नहीं है। इसका देखिए आपका एरर है, तो एरर मैं लास्ट में कराऊंगा। एरर लास्ट में करेंगे। यूनिट, उसके बाद डायमेंशन, उसके बाद एरर। एरर में ही फिर इंस्ट्रूमेंट भी करा देंगे हम आपको। तो अभी एरर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये राउंडिंग ऑफ वगैरह छोड़ो, सब बात करें। हाँ, डायमेंशन टॉपिक जो 1.4 है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसे मैं करा दे रहा हूं पहले, और इसमें ढेर सारा क्वेश्चन होगा। आप आज जाकर प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी को आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं आ रहा। आप लोग पहले से बुद्धिमान है। कम से कम यूनिट डायमेंशन चैप्टर में तो फील करिए ही कि बुद्धिमान है, सब आता है ऐसा बोल के। ठीक है, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा था कि अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशन का मतलब क्या आप समझते हैं? यस, कोई आपसे पूछे कि आप डायमेंशन का मतलब क्या समझते हैं, तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं समझते हैं। हेलो, कोई आपसे पूछे डायमेंशन का मतलब क्या, तो आप क्या बताएंगे? देखो, डायमेंशन वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिक्स में एक डायमेंशन का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसकी एरिया, उसको भी डायमेंशन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे डायमेंशन का मतलब नहीं है वो, यहाँ पे डायमेंशन का मतलब होता है उस वो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हेडिंग बना लीजिए डायमेंशन। आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग बना लीजिए डायमेंशन। हेडिंग बना लेंगे डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है? तो हम लोग हेडिंग क्या बना लिए? डायमेंशंस, ठीक है? अब ये डायमेंशंस है क्या? कोई आपसे पूछे, आप क्या बताओगे? बोलो डायमेंशंस। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, आपको आ रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको आ रहा है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं इसकी डिफिनेशन लिखाऊंगा, आपका एग्जांपल्स क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक क्वांटिटी है डिस्टेंस, एक क्वांटिटी है डिस्टेंस, ठीक है? अब मुझे पता है कल की बातों से कि डिस्टेंस क्या होता है, कुछ नहीं, लेंथ ही होता है। तो ये पूरे डिस्टेंस को मैं एक फंडामेंटल क्वांटिटी एल से दिखा सकता हूं। लेंथ का सिंबल बना दिया एल। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये डिस्टेंस को दिखाने के लिए आपको कितनी लेंथ का जरूरत है? आंसर एक लेंथ का। कैसे पता चला? एल की पावर 1 दिखा। तो ये जो ये है एल, क्या है? एल है फंडामेंटल क्वांटिटी। ये जो एल है, एल तो है फंडामेंटल क्वांटिटी, एफ क्यू।
और इसकी पावर 1 जो बोल रहे हो, ये जो पावर है, ये जो पावर डाले हैं, इसी पावर का नाम है डायमेंशन। इसी पावर को बोलते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन कुछ भी नहीं होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी में दिखाना है कि कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी वो मिलकर बना है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी पे कितना पावर देना पड़ेगा, उसी पावर का नाम है डायमेंशन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मुझे स्पीड था, मेरे पास एक स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है जी? डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये तो हम जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, पर मुझे ये भी पता है डिस्टेंस को मैं लेंथ बोल सकता हूं l, और टाइम को क्या लिख सकता हूं t। मतलब इसका बस सिंबल लिख दिए। अब ना इसे एक साथ रखो, LT-1। ठीक है जी। अब देखिए स्पीड को फंडामेंटल में दिखाने के लिए, अब ये लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब कल वाला 7 क्वांटिटी। तो 7 में दिखाने के लिए मुझे ये दो का यूज करना पड़ा, लेंथ और टाइम, और उसमें भी लेंथ का पावर 1 करना पड़ा और टाइम का पावर -1 करना पड़ा। तो हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज -1 इन स्पीड। यानी स्पीड के लिए मुझे एक लेंथ और एक इनवर्स टाइम चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है, इनवर्सली है टाइम क्यूब -1। इसका मतलब जब जब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, और जब जब लेंथ बढ़ेगा तो, हाँ सही है, लेंथ बढ़ेगा तो आप अगर टाइम फिक्स है, अगर मान लो इसका दो बातें निकल के आता है, आगे समझेंगे इसकी यूज में, पर इससे दो बातें निकल के आता है। क्या? अगर इसमें मान लो टी को तुम कांस्टेंट मानते हो, दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर टी को तुम कांस्टेंट कर दिए तो क्या हो गया, स्पीड और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि जब जब आप लेंथ को बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगा, पर टाइम उतना ही है। मान लो 1 घंटे में आप 2 किलोमीटर जा रहे थे, अब टाइम को फिक्स रखे 1 ही घंटे, और 2 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर चल गए, तो आपका स्पीड बढ़ा या घटा? बढ़ा ना, ज्यादा स्पीड गए होंगे तब तो 1 ही घंटे में 10 किलोमीटर पहुंचे। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मीनिंग है। अच्छा मान लो कोई ना टाइम को कांस्टेंट नहीं करे, लेंथ को कांस्टेंट कर ले, लेंथ को कांस्टेंट कर ले। अब लेंथ को कांस्टेंट करने के बाद मान लो वो टाइम को बढ़ा रहा है, अगर टाइम को बढ़ाएगा तब वेलोसिटी कम होगा, क्योंकि इसकी पावर -1 है या ये नीचे है। इसे कैसे, क्या आप एग्जाम्पल ले सकते हैं? मान लो आप ना 10 किलोमीटर ही जा रहे हैं, डिस्टेंस फिक्स है, पर पहले 2 घंटे में जा रहे थे, अब टाइम को बढ़ा दिए, अब 2 घंटे की जगह 5 घंटे में पहुंच रहे हो, तो आपका स्पीड क्या है, ज्यादा हुआ या पहले से कम हुआ? कम हुआ, स्लो स्लो गए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इससे दो चीजें समझ में आता है। पहली चीज, ये जो स्पीड है ये किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि फंडामेंटल साथ ही है। मतलब हम लोग डिफिनेशन में बनाए हैं, दुनिया में यही 7 क्वांटिटी है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके अलावा दुनिया में जो भी क्वांटिटी है किसी ना किसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे हर क्वांटिटी का कि भाई ये किस पे डिपेंड करेगा। तो जैसे स्पीड दुनिया में दो ही चीजों पे डिपेंड करेगा, किस पे? लेंथ पे और टाइम पे। पर वो डिपेंडेंसी भी कैसा होगा? तो लेंथ का डिपेंडेंसी ऐसा है कि जितना लेंथ बढ़ाओगे स्पीड उतना बढ़ेगा। टाइम का डिपेंडेंसी इतना है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा डायमेंशन को डिफाइन कैसे करोगे? तो हम बोलेंगे डायमेंशन इज द पावर, डायमेंशन क्या है? पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर राइज। फंडामेंटल क्वांटिटी को जो पावर हम राइज करेंगे वही होता है डायमेंशन। लिख लीजिए, लिख लीजिए, देखिए इट इज, लिख लीजिए इट इज पावर, it is power, it is power to which, it is a power to which fundamental quantity to be raised, fundamental quantity to be raised in order to represent, in order to represent, to be raised in order to represent
in order to represent any physical quantity, any physical quantity। ठीक है, नीचे एग्जांपल लिखिए, नीचे एग्जांपल लिखिए, कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं। चलो मैं अभी बोर्ड पे फिर से लिख रहा हूं, जो लिख रहे हैं वही आप भी लिखेंगे। नीचे एग्जांपल में एक स्पीड लिख लो, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, फिर डिस्टेंस को लेंथ लिख लीजिए, कल समझाए थे, लेंथ बाय टाइम, लेंथ को एल, टाइम को टी, फिर से एल टी माइनस वन। याद रखेंगे इसे एक बॉक्स में ही, स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखते हैं हमेशा, तो एल टी माइनस वन। इस बार नीचे लिख लीजिए डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्पीड इज वन। इसकी पावर वन है तो वन हो गया। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए डायमेंशन ऑफ टाइम इन स्पीड इज माइनस वन, इज माइनस वन। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है जी, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आ जाइए। अब ये सारी बातें हम जानते हैं। अब हमें सीखना क्या है, हमें ये सीखना है कि लेंथ का जो सिंबल, डायमेंशन का सिंबल हम लोग एल यूज कर रहे हैं, टाइम का टी यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें कुछ सिंबल याद रखना है। 5 ही सिंबल यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उसमें सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि फाइनली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो किससे मिलके बना होगा, उसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से। बात समझ पा रहे हैं? तो हमें एक लिस्ट बनाना है, एक टेबल बनाना है, जिसमें ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम लिखेंगे और उसकी डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। तो मैं बोर्ड वर्क मिटा रहा हूं, आप सभी का हो गया। चलिए एक टेबल बनाइए। हम लोग यहाँ लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, एफ क्यू मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। चलिए नाम जल्दी से बोलो। फर्स्ट मास, हाँ जी, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर बोल दो, करंट बोल दो, ठीक है। अब ये जो 5 है इसी का मेन यूज होगा। 2 और लिख रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं होगा, पर ठीक है अभी लिख रहे हैं। एक इंटेंसिटी, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। तो दुनिया में यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसपे सारी क्वांटिटी डिपेंड करेगा। अब इसमें भी हमें ये जो फर्स्ट 5 लिखे हैं, ये जो फर्स्ट 5 लिखे हैं, इसी का डायमेंशन यूज होगा, इसी का डायमेंशन यूज होगा। आइए, पर पहले इसका हम लोग एसआई यूनिट याद कर लेते हैं। अच्छा, एसआई को ही एमकेएस बोलेंगे। क्यों एमकेएस बोलेंगे? एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। पहले एमकेएस यूनिट हुआ था, उसी को एसआई ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो मास के लिए बताइए अपने पास क्या यूनिट है? किलोग्राम, है ना, के किलोग्राम, केजी शॉर्ट में बोलते हैं। लेंथ के लिए क्या है? मीटर, शॉर्ट में एम से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम के लिए सेकेंड है। टेम्परेचर का केल्विन, है ना, डिग्री सेल्सियस नहीं, के से रिप्रेजेंट करेंगे केल्विन। और करंट के लिए एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा मैं नीचे 2 लिख दे रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ेगा, आप याद करें, पूरे 11-12 में कभी जरूरत नहीं हुआ। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा नाम भी मैं लिख दे रहा हूं, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखो MOL डॉट, ये इसका सिंबल है,
जैसे K फॉर केल्विन, इसी तरीके से MOL डॉट, ये सिंबल है मोल का। पूरा लिखना है, इसका पूरा नाम तो MOLE, पूरा स्पेलिंग है MOLE मोल, पर हम लोग बोलेंगे MOL डॉट। सिर्फ M बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा मोल, क्योंकि M ने ऑलरेडी लेंथ ले रखा है, बात समझ पा रहे हैं। और सिर्फ MO पता नहीं क्यों नहीं रखा, MOL है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। अब हमें सभी की डायमेंशन याद रखना है। डायमेंशन का मतलब, आइए, डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे कितना पावर राइज करे। तो मास तो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसे और किसी में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, तो मास को मास में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम क्या किए, इसकी फर्स्ट लेटर को इसका सिंबल बना दिए और हमेशा कैपिटल में रखा, तो इसको बोला M। और डायमेंशन का रूल बनाया, इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, किसी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिए मतलब आप उसकी डायमेंशन की बात कर रहे हैं। जैसे ध्यान समझो, मैं अगर कभी ये सिंबल लिखता हूं, इसका मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ एक्स। किसी भी क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो फिजिक्स में इसका मतलब हुआ आप उसकी डायमेंशन बता रहे हैं या डायमेंशन में इंटरेस्टेड है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके, तो लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल L। ठीक है, आप भी जल्दी जल्दी साथ में लिखते जाए। टाइम का कैपिटल T। हाँ जी, इसका जरा बताइए। टेम्परेचर का, देखिए टेम्परेचर का क्या किया गया, T लेने से गड़बड़ हो जाता है। टाइम का T था तो इसकी यूनिट पे काम किया गया और केल्विन का ले लिया के। कई जगह थीटा भी लिया जाता है, के या थीटा बोल सकते हो। अब करंट में C नहीं लेकर इसका भी यूनिट ही ले लिया गया, एम्पियर का A। हालांकि कई जगह I भी यूज होता है। ठीक है, ओके, तो यही 5 आपको डायमेंशन याद रखना है। ठीक है, अब एक दो बेसिक बेसिक यूज प्रैक्टिस कर लेंगे, डायमेंशन खत्म हो गया। तो यही पांच आपको याद रखना है, MLT KA। इसमें से क्या है, अच्छा ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कोई एक दिन में नहीं हुआ। शुरुआत में 3 ही फंडामेंटल था MLT, शुरू में यही 3 फंडामेंटल माना गया था MLT। समझ पा रहे हैं? तो एक कन्वेंशन भी बन गया कि हर क्वांटिटी को इस 3 में जरूर दिखाएंगे MLT में। चलिए अभी बातें करेंगे हम लोग एक एक करके। मैं ये बोर्ड मिटा रहा हूं, जल्दी से आप अपना टेबल कंप्लीट करें, किसी का रिमेनिंग है तो। ठीक है, अब चलिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। हेडिंग बनाइए, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक बेसिक आपको आता ही है, तो मैं शुरुआत का छोड़ते जा रहा हूं, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, ये सब समझ पा रहे हैं ना। शुरुआत करते हैं एक्सेलरेशन से। ठीक है, बस 5-7 निकालेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, आप फिर घर पे जितना चाहो उतना निकाल लेना। तो शुरुआत एक करते हैं एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को बताने के लिए मुझे पहले तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि जैसे जैसे करोगे छोटी छोटी चीजें हमें आते चला जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और शायद हम लोग बातें किए बेसिक मैथ में कि चेंज का मतलब हमेशा फिजिक्स में क्या माना जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो शुरुआत है तो इसे बार बार हम लोग लिखेंगे ताकि अपने माइंड में बैठ जाए, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे लिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है जी, ओके। अब जरा मेरी बात ध्यान सुने, मैं आपसे बोलूं 10 मैंगो माइनस 2 मैंगो इक्वल टू क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 8। तो ठीक है, पर 8 क्या, मैंगो या एप्पल, मैंगो ही। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
यानी किसी चीज का डिफरेंस करने से या ऐड करने से क्वांटिटी चेंज नहीं होता है, वैल्यू चेंज होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वेलोसिटी में वेलोसिटी माइनस किए तो जो मिला आपको वो क्या मिला? वेलोसिटी ही मिला। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी माइनस की और फोर्स मिल जाएगा। इसलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी ही होगा, और टाइम तो है ही। ठीक। अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हमें याद है? वेलोसिटी की डायमेंशन याद है? बोलिए। एल टी माइनस वन। जो नहीं बोल रहा है, देखो आधे बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे, नहीं बोलोगे भूल जाओगे। एल टी माइनस वन और टाइम का टी। अब ऐसा फ्रैक्शन में कभी नहीं छोड़ते हैं डायमेंशन में, इसे भी ऊपर लेके चले गए तो टी माइनस वन, और ये भी ऊपर लेके जाओगे तो माइनस वन, यानी एल। अब देखो एक बेसिक मैथ है, याद रखेंगे हमेशा, जब भी बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाता है। जब भी बेस सेम होता है तो ये भी टी बेस है, ये भी टी है, तो टी और जुड़ गया यानी माइनस वन और माइनस वन हो गया, यानी ये हो गया एल टी माइनस टू, है ना। अब इसको ऐसा लिखिए, या एक और कन्वेंशन है कि हमेशा एम एल टी के फॉर्म में लिखिए, एम एल टी। तो एल की पावर वन है, ठीक है, टी की पावर माइनस टू है, ठीक है, एम तो है ही नहीं तो जो नहीं है उसकी पावर जीरो लिख देंगे, क्योंकि किसी भी चीज की पावर जीरो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। पावर जीरो का मतलब है वो प्रेजेंट नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी हमारा एक्सेलरेशन में सिर्फ लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए इसे नोट करें। अब चलो, आप एक तो मैंने आपको एक एक स्टेप करवाया, अब दो चार आप कीजिए, मैं बोलता हूं, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर इसकी एप्लीकेशन पे निकल जाएंगे, है ना। फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल नहीं सीख रहे, ये तो आसान जैसा टॉपिक है। ओके, एक निकाल दीजिए मुझे वोल्टेज का, एक निकालिए मुझे वोल्टेज का, वी वी वोल्टेज, एक वोल्टेज का निकालिए, वोल्टेज का निकालिए। कैसे निकालेंगे वोल्टेज का ये मैं बता दे रहा हूं, फॉर्मूला में अगर आपको दिक्कत हो तो वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे बेसिक फॉर्मूला ये होता है, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी वर्क डन बाय चार्ज, W बाय क्यू। अब मैंने वोल्टेज बताया, इसमें आपका वर्क का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और चार्ज का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, वोल्टेज का रेजिस्टेंस का जरा निकालो, वोल्टेज का रेजिस्टेंस का निकालिए जरा, रेजिस्टेंस का निकालिए जिनका वोल्टेज में दिक्कत है। मैं बोर्ड पे कर रहा हूं वोल्टेज का, मुझे उसके लिए पहले वर्क का चाहिए, तो वर्क का होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आप जानते हैं एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एक और एल बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया वर्क का। और चार्ज किसे करोगे? चार्ज करोगे आई इंटू टी करेंट, यानी कि ए टी। तो वोल्टेज का क्या आपके पास यही आया, एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर माइनस टू बाई ए टी। देखिए एम एल टू टी रेज टू पावर माइनस थ्री ए माइनस वन। हाँ जी, क्या वोल्टेज का यही है? ठीक है, दूसरा निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस, दूसरा निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू वी बाय आई निकाल लीजिए, V का भी निकाले हैं, उसमें A एक डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो इसी में सिर्फ क्या हो जाएगा, A की पावर माइनस टू, है ना। चलिए ये निकल गया हमारा, तो वोल्टेज रेजिस्टेंस निकाल दिए। और एक दो निकालिए, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालो, कैपिटल जी। ये तो समझ में आ गया कहां से निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे। अच्छा देखिए, दो तीन जो है बार बार यूज हो, एक एनर्जी का कभी नहीं भूलेंगे, यही है एनर्जी का, वर्क या एनर्जी का, ये कभी नहीं भूलेंगे, बार बार आएगा। तो वर्क या एनर्जी का याद रखेंगे, फोर्स का याद रखेंगे, फोर्स और एनर्जी ये बार बार यूज होगा पूरे फिजिक्स में, ठीक है, डायमेंशन निकालते समय।
तो एनर्जी और वर्क का हमेशा याद रखिएगा। पहले वर्क का याद कर लीजिए mlt-2, और एनर्जी के लिए एल में एक और बढ़ा देंगे, डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम लोग निकाल रहे हैं कैपिटल जी का, हम लोग निकाल रहे हैं कैपिटल जी का। कैसे निकालेंगे? F इक्वल टू m1m2/r², जी m1m2/r², वहां से निकाल लीजिए। निकालना ही पड़ेगा, इसमें नहीं दिया, हाँ दिया है तो ठीक। कैपिटल जी का क्या देखो, m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2, क्या यही है? सभी का आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट लिखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नोट, इसका निकालिए जल्दी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहां से निकालेंगे? कूलम्स लॉ से। F इक्वल टू, आप यहां से निकालेंगे F इक्वल टू के को बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r²। यहीं से एप्सिलॉन नोट को उधर ले जाइए, सॉल्व कीजिए। अच्छा, यूनिट बनाना भी सीखते जाएं साथ साथ, किसी का भी यूनिट बनाना भी यहीं से आ जाता है। जैसे एप्सिलॉन नोट की यूनिट बनाना हो मुझे, एप्सिलॉन नोट की अगर मुझे यूनिट बनाना हो, मुझे दोनों चीजें दिखाएंगे, इसकी यूनिट और डायमेंशन। पहला स्टेप तो एप्सिलॉन नोट को इधर चल देंगे, तो क्या 1/4 पाई F Q1 Q2/r²। यूनिट कैसे बनाते हैं जी? ऊपर दो चार्ज है यानी कुलम कुलम, कुलम स्क्वायर, नीचे आ जाइए। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, फोर्स का न्यूटन, और आर मीटर उसका स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो, अगर आपको ना यूनिट पता है तो डायमेंशन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? कूलम मतलब चार्ज, चार्ज का क्या होता है जी? AT, अभी देखे ना, तो उसका स्क्वायर है यानी A² T² डिवाइडेड न्यूटन, अभी देखे थे फोर्स mlt-2, और मास सॉरी मीटर यानी L²। ठीक है, अब सबको एक साथ कर दीजिए, m ऊपर गया, m की पावर -1, L देखिए 2 और 1 3 L है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, T ऊपर जाके प्लस हो गया तो पावर 4 हो गया, और A तो 2 था ही। देख लीजिए कुछ ऐसा ही आ रहा है, कुछ ऐसा ही आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग परमिबिलिटी ऑफ, ऐसा लिख लीजिए मैग्नेटिक परमिबिलिटी, सिंपल मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जिसको हम लोग म्यू नोट बोला करते थे। ठीक है, म्यू नोट बोला करते थे। ठीक है, कहां से निकालेंगे? देखो कहीं से भी निकाल सकते हैं, आपको जो फॉर्मूला याद है जिसमें म्यू नोट है उससे निकाल सकते हैं। कुछ नहीं याद है तो मैं भी एक याद कराता हूं, नीचे नोट करके फॉर्मूला लिख ही लीजिए, आगे सीखेंगे भी। फोर्स बिटवीन, नोट करके फॉर्मूला लिख लीजिए, फोर्स बिटवीन पैरेलल करेंट, फोर्स बिटवीन पैरेलल करेंट, दो अगर करेंट जा रहा हो I1 I2 पैरेलल, दोनों के बीच अगर d डिस्टेंस है तो दोनों में फोर्स होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और दोनों में फोर्स होता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? हाँ बोलिए। म्यू नोट I1 I2/2 पाई d, है ना? तो हो गया, यहां से निकाल लीजिए। म्यू नोट के लिए F इंटू 2 पाई d बाय I1 I2, चलिए निकालिए जरा। यूनिट भी निकालेंगे, म्यू नोट का यूनिट भी, म्यू नोट का यूनिट भी निकालेंगे आप लोग। देखो बुक में दिया है, मैं लिख रहा हूँ, मिलाइए सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। mlt-2 A⁻²। अब इससे ज्यादा टाइम मत लीजिए, इससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो फिर करना नहीं करना एक जैसा हो रहा है। क्या यही है?
है या नहीं, पहले अपनी नोटबुक में देखो, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है, ब्लैंक पेज है, किया हुआ है। यूनिट क्या बनेगा जी इसका? ठीक है, देखो फोर्स न्यूटन, 2 पाई कुछ नहीं, लेंथ मीटर और डिस्टेंस एम्पियर स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक गलती है कहीं ना कहीं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, मीटर कहाँ से आया? अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना फोर्स बाय लेंथ का होता है, एक गलती है। ये जो फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का होता है, ठीक है। तो आप म्यू नोट निकाल लें तो ये तो ठीक है, यहां पर एक एल भी आ जाएगा, तो नीचे भी एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि मुझे यूनिट से याद आया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, मीटर नहीं होता। अब देख लो, ये लेंथ और ये लेंथ तो कैंसल, तो ऊपर न्यूटन और नीचे करंट का स्क्वायर यानी एम्पियर स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट हो गया, ये इसका यूनिट हो गया। अब इसकी डायमेंशन लिखना है अगर, तो फोर्स का पहले लिख दो, फोर्स का क्या होता है MLT-2, है ना, और करंट का एम्पियर ऊपर गया तो -2 हो गया, क्लियर है ना। चलिए, तो मैं 4-5 प्रैक्टिस करा दिया, बाकी आपका ये काम है घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। और दूसरी बात क्या है कि हर चैप्टर में जैसे ही नया नया टॉपिक आएगा तो मैं आपको स्पेस छोड़ा दूंगा कि डायमेंशन, आप घर पे जाएंगे उसका डायमेंशन निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी नेक्स्ट चैप्टर चालू किए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसका तो याद ही होगा, पर ठीक है थोड़ा और आगे गए, मानो पावर सीखे, अब आप घर पे जाएंगे उस पावर का डायमेंशन निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट और डायमेंशन जो चैप्टर है ये ना एक मेनू कार्ड की तरह है, मेरी बात समझो। अभी प्रॉब्लम क्या है, मुझे हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला सिखाना पड़ेगा। अब जैसे म्यू नोट था, मुझे ये फॉर्मूला आपको सिखाना पड़ा, अब ये तो पूरा फिजिक्स हो जाएगा। तो अब मेरी बात समझो, ये जो चैप्टर है ना यूनिट डायमेंशन, उसमें खासकर जो डायमेंशन वाला पोर्शन है ये एक मेनू कार्ड की तरह है। जैसे आपको खाना खाना है, रेस्टोरेंट में गए तो पहले खाते हैं तब मेनू कार्ड देखते हैं, पहले मेनू कार्ड देखते हैं तब खाते हैं? पहले मेनू कार्ड देखते हैं फिर ऑर्डर करते हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से फिजिक्स पढ़ने से पहले फिजिक्स अपना मेनू कार्ड दिया आपको कि पूरी फिजिक्स में क्या पढ़ना है। आप देखेंगे डायमेंशन में तो सभी का डायमेंशन निकालना है, मोर देन 100 क्वांटिटी। अब म्यू नोट पूरा 11th में नहीं पढ़ना है, म्यू नोट कहाँ पढ़ना है जी? 12 में। 12 में भी पहले 3 चैप्टर के बाद 4th में आएगा मूविंग चार्ज वाला जब चैप्टर हुआ था, समझ पा रहे हैं? तो पर अभी क्या है पूरा मेनू कार्ड, तो आप लोग को एक अच्छी बात है कि 12 करके आए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ में आएगा। तो प्लीज घर पे आप प्रैक्टिस करते रहे। बुक में देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी का अपनी बुकलेट में दिया भी है डायमेंशन, कम से कम इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। आउट ऑफ 200 क्वांटिटी, मतलब मोर देन 100 क्वांटिटी, बुक में मुश्किल से मुझे लगता है 20-25 का डायमेंशन दिया है, तो एटलीस्ट ये 20-25 का आप डायमेंशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या ये बातें क्लियर है? हेलो, आज करेंगे। कल 2 घंटा पढ़े थे फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायो। देखो ना, झूठ भी नहीं बोला जा रहा, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए दिन निकलते चला जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, एक समय आएगा जो फिर ना आपके पास उतना टाइम ही नहीं बचेगा जो आप कवर कर पाएंगे सिलेबस, तब फिर आप शॉर्टकट खोजेंगे, 1 शॉर्ट वीडियो इन यूट्यूब, 2 घंटा में फिजिक्स खत्म। बोलेगा नीट स्पेशल क्वेश्चन, 2 घंटे का एक वीडियो मिलेगा, कोई सर आएगा बोले ये पढ़ लो हो जाएगा, और किसी का आज तक नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं? ऐसे कुछ नहीं होता है, टाइम लगेगा ही लगेगा, चीजें का एक प्रोसेस है। तो प्लीज, समय खत्म हो जाएगा, 2-3 महीने बाद आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, एक बात समझिए, क्योंकि उस समय क्लासेज भी फास्ट हो जाएगा। मैं आपको एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मेरी भी स्पीड बढ़ेगी, आपको अपना स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो 1 महीने बाद आपको लगेगा सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे 8 महीने में 2 साल का आपका सिलेबस खत्म करना है। बात समझ पा रहे हैं? आपका फरवरी मार्च तक नहीं सिलेबस खत्म होना पड़ेगा, तब तो लास्ट 1-1.5 महीने आप तैयारी करोगे, कोशिश तो फरवरी का ही रहेगा, पर मार्च चला जाता है, रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है। तो मेरा कहना है कि आप अपनी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ाए, स्पीड तभी बढ़ेगा जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे, क्लास में से स्पीड कभी नहीं बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो प्लीज आज जाकर ये जितनी क्वांटिटी दिख रहा है 10, 15, 20 क्वांटिटी है, ये किस फॉर्मूले से आएगा आप सोचकर निकाल सकते हैं, किसी ना किसी फॉर्मूले से। आप 12 तक पढ़े,
तो कितना भी टाइम लगे आज इस सब का एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब एक हेडिंग बनाइए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन सीख गए, डायमेंशन निकालना सीख गए। अब हम सीखते हैं कि फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन लेस है, ठीक है। फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन लेस है। आप लोग देखो पढ़ के नहीं आते हो ना, डेली फिजिक्स क्लास में लाइट का प्रॉब्लम होता है। कल भी नहीं पढ़ के आए, परसों भी नहीं पढ़ के आए थे तो नहीं हुआ। वेक्टर मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तो अभी तक खत्म ही नहीं किए, मात्र 17-18 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन उसमें क्लासरूम डिस्कशन क्वेश्चन। तो आप प्लीज पढ़ के आइए तो लाइट भी बराबर रहेगा, ठीक है। तो पहली डायमेंशन लेस क्वांटिटी लिखते हैं, लिखिए सम रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो दुनिया का हर रेशियो नहीं, सम कुछ ही ऐसा होता है। सम रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज क्या हो गया सर, सम रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस, ठीक है। तो वो डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में लिखिए, जनरली dimensionless quantity are also also unitless. Generally dimensionless quantity are also unitless but not necessary. जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल है आपका एंगल का यूनिट रेडियन होता है पर डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। पर जनरली ऐसा नहीं है, एक दो एक्सेप्शन ही है। जैसे केमिस्ट्री में आपका भर भर के एक्सेप्शन होता है, फिजिक्स में कहीं कहीं एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आइए अब इसको समझते हैं कि जो भी रेशियो है, जो भी मतलब कुछ रेशियो, वो डायमेंशन लेस है। तो पहले मुझे बताओ, आप जो पढ़ते हो साइन कॉस टेन, अच्छा वो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन करा देंगे। ये बताओ साइन कॉस टेन ये क्या एक रेशियो ही है? इसका नाम ही है ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा क्या है ये बताइए? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या परपेंडिकुलर एक लेंथ है और हाइपोटेनस भी एक लेंथ है, तो दो लेंथ का रेशियो, उसका यूनिट क्या होगा? कुछ नहीं होना चाहिए, पर ठीक है रेडियन, साइंटिस्ट के ऑनर में हम रेडियन रख दिए, वो अलग बात है। इसकी डायमेंशन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर भी एल नीचे भी एल, समझ पा रहे हैं। तो दुनिया का कोई भी तीनों जो भी है, 3 या 6 बोल दो, जो भी रेशियो cos एक से एक जो भी बोलिए, वो सब क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सभी एंगल भी डायमेंशन लेस। क्यों? एंगल क्या है? एंगल का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट क्लास से आर्क बाय रेडियस। तो आर्क भी एक लेंथ और रेडियस भी एक लेंथ, तो दोनों का रेशियो समझ पा रहे हैं ना। तो नीचे एग्जांपल लिखते जाइए, लिख लीजिए ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन एक्सेट्रा। क्यों हुआ आप चाहो तो उसका एक्सप्लेनेशन लिख लो, बोर्ड है नहीं जो मैं इस पे बनाऊं। मैंने आपको समझा दिया कि चूंकि ये लेंथ का ही रेशियो है, चाहे साइन लो या कॉस लो या टेन लो, कॉसेक लो, सेक लो, जो भी लो, कॉट लो, सब दो लेंथ का ही रेशियो है, ठीक है। तो साइन कॉस टेन लिखे, एंड एंगल भी, सिर्फ एंगल जो अपने आप में है थीटा, वो भी डायमेंशन लेस है, ठीक है। अच्छा यहीं पे नोट करके लिखिए, थीटा यूनिट है रेडियन पर डायमेंशन नहीं है, तो लिख लीजिए थीटा, ऐसा लिख लीजिए, थीटा का ऐसा यूनिट थीटा लिख लो, एक एरो बना के लिख लीजिए यूनिट रेडियन, और डायमेंशन लिख के लिखिए नो डायमेंशन या डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन या डायमेंशन लेस, ठीक है। अच्छा डायमेंशन लेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 1 से। कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है उसको 1 लिख सकते हैं या m0 l0 t0 जो भी लिखना है ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला था कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट कैसा होता है। दूसरी चीजें हैं, अच्छा यहीं पे एक दो और प्रैक्टिस करते जाइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताइए क्या ख्याल है? नाम सुने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नीचे लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक दो करते ही जाइए।
इसी में, इसी के एग्जाम्पल में नेक्स्ट लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताइए जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है c बाय एन, स्पीड ऑफ लाइट बाय c बाय v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल n बनाएंगे तो फॉर्मूला लिख लीजिए n इक्वल टू c बाय v, n इक्वल टू c डिवाइडेड v, c डिवाइडेड v, है ना। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऊपर नीचे दोनों स्पीड ऑफ लाइट ही है, इसीलिए ये डायमेंशन लेस भी होगा और यूनिट लेस भी होगा। क्लियर है ना। तो लिख लीजिए एरो देकर डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस है। क्यों हुआ आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए अपनी बुकलेट देखिए। बुकलेट में ऐसी जो जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है 12, जो एग्जाम में आपको कभी भी पूछा जा सकता है। दिख रहा है इफिशियंसी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर शायद आप 12 में नहीं पढ़े होंगे, डिलीटेड हो गया था, एलसीआर सर्किट में था, एसी में या पढ़े होंगे। उसके बाद पावर कोफिशिएंट, परमिटिविटी जो भी है, रिलेटिव हो एब्सोल्यूट हो जो भी हो, सारा परमिटिविटी, परमिबिलिटी। अब देखो परमिटिविटी परमिबिलिटी इस दोनों का क्या होता है, इस दोनों का यूनिट होता है। अभी निकाले ना मैग्नेटिक परमिबिलिटी का, पर इसका डायमेंशन नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जूल, पॉइजन रेशियो, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन का क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ऊपर एरिया तो नीचे एरिया। फिर आप देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो ये 12 जो है अपनी बुकलेट में है, आप चाहो घर में अपनी नोट्स में ऐड कर लेना या यहाँ से पढ़िए, जैसे भी आपको सुविधा हो। पर ये 12 क्वांटिटी बार बार रीड करेंगे ताकि माइंड में बैठ जाए। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट इसी में लिखिए, दूसरा पॉइंट इसी में लिखिए, all mathematical constant, all mathematical constant are dimensionless, all mathematical constant are dimensionless। सभी मैथमेटिकल कांस्टेंट है, मतलब जो नंबर है, जो भी नंबर है वो डायमेंशनलेस है। 1 का कोई डायमेंशन नहीं है, 2 का कोई डायमेंशन नहीं है, 3 का कोई डायमेंशन नहीं है। तो 1.5 का डायमेंशन होगा क्या, नहीं। तो 3.14 का भी डायमेंशन नहीं होगा, और उसी को पाई बोलेंगे, तो पाई का भी डायमेंशन नहीं होगा। 2.7 का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, उसी को ई बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ पा रहे हैं। तो जो भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है उसका डायमेंशन नहीं होगा। एग्जांपल नीचे लिखिए 1 2 डॉट डॉट लिख दो, 1 2 3 ऐसा, मतलब जो भी नंबर है। ठीक है, पाई लिख दो, ई लिख दो, पाई मतलब वही 3.14, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2.7, ई स्मॉल ई लिखते हैं ना। हाँ, ये सब कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर है ना। तो मेन पाई और ई लिखना है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए नेक्स्ट, ई को अलग से भी लिख लेते हैं, लिख लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं साइन कॉस टेन, फिर भी लिख लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोमा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन कॉस टेन कोमा एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई वाला ई की पावर एक्स, ई की पावर कुछ भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाला कुछ भी हो, लॉगरिथमिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस, आर डायमेंशनलेस and its input is also dimensionless, its input is also dimensionless। इसका इनपुट भी डायमेंशनलेस है। अब ये इनपुट क्या है, बहुत ध्यान समझिए। देखिए इनपुट क्या होता है, ऐसी चीज जिसके बदलने से आउटपुट बदले। दो चीज होती है दुनिया में, कुछ भी बोलेंगे इनपुट, एक बोलेंगे आउटपुट।
जैसे आपका पढ़ना ये क्या है, इनपुट, आपका डॉक्टर बनना आउटपुट, समझ पा रहे हैं। तो अगर आपका पढ़ाई बदल गया, आप नहीं पढ़े तो आउटपुट बदलेगा, आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। इसी तरीके से जैसे मानिए साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, फिर मैं साइन को वही रहने दूं, सिर्फ 30 जो बोला उसको बदल दूं और उसकी जगह 90 बोल दो, साइन 90, तो वैल्यू कितना हो गया 1। बात समझ पा रहे हैं। तो साइन थीटा में जो थीटा होता है उसी को बोलते हैं इनपुट। मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे कहीं लॉगरिथमिक फंक्शन है तो log 2 का वैल्यू अलग होगा, log 10 का वैल्यू अलग होगा, log 5 का वैल्यू अलग होगा। तो जो log x बोलते हैं 2 3 5, वो क्या है उसका इनपुट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर 2 का अलग वैल्यू होगा, e की पावर 5 का अलग वैल्यू होगा, e तो सब में है, वैल्यू बदल कौन रहा है, ऊपर जो x की जगह लिख रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये सब क्या है उसका इनपुट, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर है ना मेरी बातें। नीचे एग्जाम्पल में चाहो तो ऐसा लिख लीजिए ना, एक साइन थीटा लिख लो, उसमें थीटा में एरो देकर लिख लो, इसी को बोलते हैं इनपुट। साइन थीटा, थीटा में एरो देकर लिख लीजिए, वो जो थीटा है वो ही है इनपुट, और वो भी डायमेंशन लेस है। तो यहां तो आपको पहले से पता है कि एंगल डायमेंशन लेस होता है, पर log x में x भी डायमेंशन लेस है, ये नहीं पता था। समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से log x लिखिए, फिर x में एरो देकर बोलिए यही इनपुट है, और ये भी होगा डायमेंशन लेस। e की पावर x में फिर x को एरो देकर लिखिए, e की पावर x, उसमें भी एरो देकर लिखिए, यही इनपुट है इसका, और ये भी डायमेंशन लेस है। समझ पा रहे हैं ना। लो, और पूरे को एक सर्कल देकर लिखिए, पूरा भी डायमेंशन लेस है, दोनों डायमेंशन लेस है। पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने आप में डायमेंशन लेस है, साइन थीटा पूरा भी डायमेंशन लेस है, सिर्फ थीटा भी डायमेंशन लेस है, पूरा साइन थीटा भी डायमेंशन लेस है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे log x, पूरा log x भी डायमेंशन लेस है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, और सिर्फ उसका x भी अपने आप में डायमेंशन लेस है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों बातों का जरूरत पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पाए। log x, पूरा log x भी क्या है डायमेंशन लेस, और सिर्फ x भी क्या है डायमेंशन लेस, क्योंकि x उसका इनपुट हम लोग लिखे ना कि ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन आर डायमेंशन लेस, मतलब पूरा डायमेंशन लेस है, एंड इट्स इनपुट इज ऑल्सो डायमेंशन लेस, और उसका जो इनपुट है वो भी डायमेंशन लेस है। क्या मेरी बात समझ पाए। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गया एक छोटा सा कंसेप्ट डायमेंशन लेस का, है ना। क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब यूज होगा, वहां पे मैं अच्छे से करा दूंगा। एक हेडिंग बनाइए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक हेडिंग बनाइए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसकी बेसिक करके आज छोड़ देते हैं। हेडिंग बना लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो मतलब होता है एक जैसा, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो उसी तरीके से है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है भाई सेम चीजों में सेम चीजें जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे आपसे कोई बोले 2 मैंगो प्लस 3 मैंगो, आप बता देंगे 5 मैंगो, पर कोई अगर बोले 2 मैंगो प्लस 3 एप्पल, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर भी वही होगा 2 मैंगो प्लस 3 एप्पल। आप अब नहीं बता सकते 5 एप्पल या 5 मैंगो। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो सिर्फ सिमिलर क्वांटिटी को ही जोड़ या माइनस कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। यही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लो, ये क्या है, लिखिए, तो लिखिए ओनली ओनली सिमिलर डायमेंशनल क्वांटिटी, ओनली सिमिलर डायमेंशनल क्वांटिटी, ओनली सिमिलर dimensional quantity can be added, can be added or subtracted, can be added और subtracted, ठीक है, उसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इसी को एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, बात एक ही है पर हम दो तरीके से आपको बता रहे हैं, बुक में दो तरीके से लिखा रहता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए each term, TERM, each
term of any physical equation should have each term of physical equation should have same dimension, ठीक है। दोनों एक ही बातें हैं। कैसे एक ही बातें हैं समझने की कोशिश कीजिए। आप बोले कि सिमिलर डायमेंशन क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और दूसरी बार आप बोले कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन का हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी फिजिकल इक्वेशन लीजिए, मान लो हम इक्वेशन ले रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक फॉर्मूला है, इसमें कितना टर्म है? 3, एक v, फिर एक यू टी, एक जो भी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक u प्लस एक ए टी। तो v का जो डायमेंशन होगा वही u का डायमेंशन होगा और वही at का डायमेंशन होगा, क्योंकि देखो u प्लस at, u में at को जोड़ रहे हो ना जी, तो सेम चीजों को ही तो जोड़ सकते हैं। मैंगो में मैंगो को ही जोड़ सकते हैं, यानी u जो है वही at है, सिर्फ a नहीं, at मिलकर वही है जो u है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और u और at मिलकर जो बना वो भी वही होना चाहिए, क्योंकि मैंगो मैंगो ही बनेगा, तो v भी वही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पूरा इक्वेशन में जो 3 टर्म है, तीनों का डायमेंशन सेम ही है ना, तो एक ही बातों को कई तरीके से हम बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करके क्लास बंद करते हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन लिखिए y इक्वल टू, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ही एक क्वेश्चन लिखिए, y इक्वल टू a स्मॉल a, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, एंगल की जगह रहेगा ओमेगा टी प्लस के एक्स, याद करो, पूरा 11-12 पढ़े हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओमेगा टी प्लस के एक्स कहां है जी? थीटा की जगह। क्लियर ना? तो ये हमारा इक्वेशन है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, वेयर y एंड x इज इन मीटर, y and x is in meter and t is in second. Find dimension of a, जो आपका फॉर्मूले में है स्मॉल a, ओमेगा उसके बाद k, तीनों का डायमेंशन बताइए। चलिए ट्राई करें, अगली क्लास इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे। देखो तरीका क्या होगा, आपको मालूम है पूरा साइन थीटा यानी अंदर वाला पूरा डायमेंशन लेस है, और ये भी मालूम है किसी भी फिजिकल इक्वेशन में सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी y का जो डायमेंशन वही डायमेंशन किसका होना चाहिए? a का, क्योंकि साइन थीटा वाला तो पूरा डायमेंशन लेस है ना जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन समथिंग, तो साइन के बाद जो है सब तो डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन किसके किसके पास है? y के पास और a के पास, तो जो y का डायमेंशन वही a का डायमेंशन, और y का डायमेंशन क्या होगा? जब मीटर है तो l, तो a का भी डायमेंशन हो गया l। देख लीजिए समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। आप नोटबुक में अच्छे से लिखें, पूरी टाइम है आपके पास। a की डायमेंशन l होगा, क्या ये बात समझ में आया? हे आत्माओं, a का डायमेंशन l होगा, इधर पीछे वाले आत्माएं महान आत्माएं, a का डायमेंशन l। क्लियर हुआ? ओ हाँ ठीक है। इसी तरीके से अब देखो मुझे निकालना है ओमेगा का और k का, अब ये यूज होगा, देखो साइन का जो इनपुट है वो भी तो डायमेंशन लेस होगा, यानी ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है। समझ पा रहे हैं? वहां से आप निकालिए ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है। ट्राई करें।